Hello everyone. So as I told you, I'll make a video on ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज, जो कि वीडियो मेंस के सिलेबस में भी है और इनफैक्ट ये फुल फ्लेजेड कई पन्नों का चैप्टर है हमारी आर्थिक समीक्षा में, जिसमें से ज़्यादातर कंटेंट नॉट रिलेवेंट है। तो जो रिलेवेंट कंटेंट है वो इस चैप्टर में है। और ये चैप्टर कहाँ से है? दिस चैप्टर इज़ फ्रॉम दिस बुक। इट इज़ राजस्थान आर्थिक समीक्षा बजट सारांश कृषि बजट, प्रोफेसर जी.के. सिद्ध की है। पतली सी किताब है जिसमें आधी में तो दिया गया है आर्थिक समीक्षा, बीच में पिंक कलर का पेज है जिसको आप इनफैक्ट निकाल सकते हैं। और निकालना क्यों चाहिए वो भी आपको दिखा देती हूँ मैं। इसके अंदर दिया गया है राजस्थान सरकार की प्रमुख सरकारी योजनाएं और फ्लैगशिप योजनाएं, और ज़्यादा नहीं तो भी कम से कम 26-27 योजनाओं को इसमें शॉर्ट फॉर्मेट में इस प्रकार से लिखा हुआ है कि आप इसको अपने दीवार पे चिपका दीजिए, जहाँ बैठ के पढ़ते हैं आते जाते ज़रूर निगाह कर लीजिए, आपको सारी चीज़ें याद हो जाएंगी। तो जो योजनाओं के जो सवाल हैं मुझे नहीं लगता कि उसमें से कुछ आपका गलत होगा। सो लेट्स सी इस बुक में ये चैप्टर कितने कम पेनों में, यानी चैप्टर 13 से लेकर 17 पेज, तो 13, 14, 15, 16, 17 5 पेजों के अंदर पूरा चैप्टर फिनिश है। और उसमें भी क्या इंपॉर्टेंट है वो मैं अंडरलाइन करते चले जाऊँगी। यू विल बी डन। लेट्स सी क्या। तो पहला जो ये इस बुक में खास बात यह है कि इस पूरे चैप्टर की समरी आर्थिक समीक्षा की ही एक दृष्टि में करके लिखी हुई होती है। एक दृष्टि में क्या बताना चाह रहे हैं, सबसे पहले तो बताते हैं वर्ष 21-22 में दिसंबर 2021 तक मनरेगा के अंतर्गत हमने कितने रोजगार दिवसों का सृजन किया। वो थे इट वॉज 2,962 लाख मानव दिवसों का सृजन किया गया और करीब 63 लाख परिवार जो है इससे लाभान्वित हुए। अगला है प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत कितने नए भवन बनाए गए, वो बनाए गए 94,302। अगला है विधायक स्थानीय क्षेत्र विकास योजना यानी MLA लैड स्कीम में कितना काम किया गया, तो उसमें करीब 218 करोड़। ये जनरली सवाल पूछा जाता है, लेकिन MLA को से जो पैसा आता है वो किसी न किसी ग्राम के विकास के लिए खर्च किया जाता है। अगला है अनुदान कितना मिला हमें 15वें वित्त आयोग से, तो उस अनुदान के अनुसार हमने 58,646 कार्य पूरे किए और करीब 2,161 करोड़ रुपए का हमने व्यय किया यानी खर्चा किया। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के फेज 2 के अंदर कितने शौचालय बनाए, तो 93,438 हमने सामुदायिक स्वच्छता परिसरों का निर्माण किया। और ODF प्लस गांव कितने हैं हमारे, ये शौचालय है 93,438 और इसके अलावा इट इज सेपरेट वन। सामुदायिक स्वच्छता परिसर कितने बने 2,932 और ODF प्लस गांव कितने हैं 631 जो दिसंबर 2021 तक थे। प्रशासन गांवों के अभियान चलता रहता है जिसके अंदर म्यूटेशंस यानी नामांतरण किए जाते हैं। और उनके अलावा क्या काम रहता है कि जैसे भाई भाई में डिस्प्यूट है, उनको समझ में नहीं आ रहा कि मैं अपनी लैंड का डिवीजन कैसे करूं, तो जो उप विभाजन वाले कार्य हैं वो भी किए गए। रास्ते के विवाद भी बहुत सारे निपटाए गए, उनके बारे में यहाँ लिखा हुआ है, नीड नॉट टू रिमेंबर एट ऑल। अगला देखते हैं ग्रामीण आधारभूत संरचना में कितने % गाँव में हम सड़क का संयोजन कर पाए यानी उनको कनेक्ट कर पाए हैं डामर की सड़कों से, दैट इज 87.86%। और इस सड़कों की लंबाई याद रखने की ज़रूरत नहीं है। अब आगे बात करते हैं राजीविका मिशन क्या है। राजीविका मिशन काम करता है राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद। बेसिकली ये राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के को संपूर्ण राज्य में क्रियान्वित किया जा रहा है और इसके अंतर्गत राज्य के राष्ट्रीय ग्रामीण आर्थिक रूपांतरण परियोजना में राज्य के 9 जिलों के 36 ब्लॉकों में संचालित की जा रही योजनाएं हैं। ये बहुत पुरानी स्कीम है। ये देखिए आप अक्टूबर 2010 में ये इसको इस्टेब्लिश किया गया था और तब से कुछ न कुछ करते जा रहा है। अब ये जो राजीविका है इसकी जो प्रगति है वो आपको यहाँ से समझ में आएगी कि कितने सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को उन्होंने नया इनकलकेट किया, कितने सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को प्रमोट करके नेक्स्ट लेवल पे लेकर गए, कितनों को कितनी वित्तीय सहायता दी, कितनों को ट्रेनिंग दी और कितनों के क्लस्टर्स बनाए। वो इम्पोर्टेंट है, याद करने के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, लेकिन रूरल डेवलपमेंट में राजीविका बहुत अच्छा काम कर रहा है उस हिसाब से। तो लेट्स सी कितनों के लिए इस परियोजना के अंतर्गत दिसंबर 2021 तक लगभग 27 लाख परिवार, ऐसा लाइक दिस, हाँ 27.18 लाख गरीब परिवारों को इतने स्वयं सहायता समूहों के साथ कनेक्ट किया गया। ये नए नहीं बने इसी साल,
ये टोटल है, टोटल दिसंबर 2021 तक का डेटा है। और ये देखिए ग्राम संगठन बनाए गए हैं, यानी विलेज ऑर्गेनाइजेशंस बनाए गए, कितने 18,729, और कितने क्लस्टर्स 549। ये अपने आप में बड़ा फिगर है एंड इट इज चेंजिंग शेप ऑफ मेनी विलेजेस। अब बात करते हैं महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, नहीं जिसको हम पॉपुलरली मनरेगा बोलते हैं। मनरेगा के अंतर्गत हम जानते हैं कि ये तो सारी की सारी वो चीज़ें हैं जो कि जब से स्कीम लागू हुई हमें पता है कि इसके अंदर 5 किलोमीटर के अंतर्गत रोजगार मिलना ज़रूरी है, 100 दिन का रोजगार जो है उसकी गारंटी दी गई है, अकुशल रोजगार की गारंटी दी गई है, और जॉब कार्ड बनने के यदि आपको 15 दिन के अंदर रोजगार नहीं मिलता है तो आप पात्र हो जाते हैं बेरोजगारी भत्ता प्राप्त करने के लिए। तो ये सारी की सारी चीज़ें दी गई हैं। इसमें नीड नॉट टू रिमेंबर एनीथिंग, दिस थिंग वी ऑलरेडी नो, हमें याद है पहले से। क्या याद नहीं है वो देखते हैं आगे। नया क्या है ये शायद आपने नहीं पढ़ा होगा, इनफैक्ट ये प्रैक्टिस नहीं किया जाता कि जहाँ पे लोग काम कर रहे हो कार्यस्थल पर पीने के पानी की व्यवस्था करना और प्राथमिक छाया उपलब्ध करवाना, प्राथमिक चिकित्सा की सुविधा होना, और बच्चों के लिए कोई ना कोई ऐसी पालना टाइप कोई सुविधा होनी ज़रूरी है सो दैट महिलाएं आराम से काम कर पाएँ। जनरली अवेलेबल नहीं होता। जब भी आप जहाँ भी कोई मनरेगा साइट देखें तो आप इसके लिए कह सकते हैं अपने उस कोऑर्डिनेटर को या सरपंच को कि ये मैंडेटरी प्रोविज़न है और उसको कीजिए, क्योंकि एक अवेयर सिटीजन होना बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। आधी चीज़ें इसी से सॉल्व हो जाएंगी। आगे बात करते हैं। अच्छा, इस मामले में एक बात कहना चाहती हूँ, मनरेगा में ना सोशल ऑडिट का प्रोविज़न किया गया है। राजस्थान पूरे भारत में पहला राज्य है जिसने सोशल ऑडिट बहुत पहले शुरू कर दिया था ग्राम सभाओं के माध्यम से। ये बहुत अच्छी बात है, इस मामले में कहना चाहूँगी। दूसरा, विधायक MLA लेड स्कीम हम देख चुके हैं, कोई खास काम नहीं हुआ है, क्योंकि सारा पैसा जो था वो कोविड से फाइट करने के लिए डाइवर्ट कर दिया गया था और ये ज़रूरी भी था। बट स्टिल आवंटन 5 करोड़ रुपए के आवंटन निर्धारित किया गया है। कुल आवंटित राशि में से कम ये सिर्फ ये प्रोविजन बताए गए हैं कि किस प्रकार से स्कीम काम करती है, लेकिन क्या प्रगति हुई वो थोड़ा मुश्किल है, बिकॉज वी वर डेफिसिट ऑफ फंड्स। नेक्स्ट इज सांसद MP लैड स्कीम, ये तो सस्पेंड कर दी गई 2 साल के लिए। MPs ने खुद ने लिख कर के दिया था कि इस फंड को कोविड फाइट करने के लिए या जो कोविड से डिजीज हुए हैं उनको उधर डाइवर्ट कर दिया जाए। तो राजस्थान राज्य से 25 लोकसभा और 10 राज्यसभा सदस्य हैं। इसके अंतर्गत प्रत्येक क्षेत्र के लिए प्रतिवर्ष 5 करोड़ रुपए का प्रोविजन किया गया है। संपूर्ण राज्य का प्रतिनिधित्व करने के वाले राज्य, अच्छा ये तो इसके लिए ना वो दिया हुआ है कि कौन कहाँ, इससे रिलेटेड लास्ट ईयर UPSC में क्वेश्चन आया था कि MP लैड स्कीम का पैसा क्या इस बार खर्च नहीं करो तो अगली बार कैरी फॉरवर्ड हो जाता है, या फिर जो राज्यसभा के सदस्य हैं किसी एक पर्टिकुलर राज्य से वो पैसा किधर डाइवर्ट कर सकते हैं, कितने % कौन से क्षेत्र में लगाना होगा। तो जनरली इसमें 20% का जो एक्स्ट्रा प्रोविजन है वो उसके लिए दिया गया है, गंभीर आपदा की स्थिति में और सब कुछ। तो ये इस स्कीम के जो काम हैं वो आर्थिक समीक्षा के हिसाब से इम्पोर्टेंट नहीं है, स्कीम के हिसाब से इम्पोर्टेंट है, इनको आप पढ़ लीजिएगा। मेवात क्षेत्र विकास कार्यक्रम बहुत सालों से चल रहा है, नथिंग न्यू हैज़ हैपेंड। मेवात शायद आपको पता ही होगा, मेवात कौन सा इलाका है, अलवर और भरतपुरा जो क्षेत्र है जो जिसमें मेव जनजाति निवास करती है और हरियाणा से टच होता है, वो मेवात क्षेत्र कहलाता है। हरियाणा में मेवात नाम से एक डिस्ट्रिक्ट भी है। सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम, बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम, ये सारे उन जिलों के लिए है जो कि बॉर्डर, राजस्थान पंजाब से जो राजस्थान और पाकिस्तान यानी इंडिया पाकिस्तान का वो बॉर्डर जो राजस्थान में लाई करता है उसके अंदर चलती है स्कीम। तो आप देखेंगे बाड़मेर, बीकानेर, गंगानगर और जैसलमेर के 16 खंड इसमें शामिल किए गए हैं। क्या काम करवाते हैं, नथिंग इज मेंशन्ड। डांग क्षेत्र विकास कार्यक्रम, डांग यानी बीहड़ वाला यानी रेवाइंस वाला एरिया, डांग की रानी करौली को कहते हैं, और उसके लिए कुछ कार्यक्रम 2005-06 से चल रहे हैं। बहुत पुरानी स्कीम है, नीड नॉट रिमेंबर। आप याद कर सकते हो कि 8 जिले कौन कौन से हैं जो इस एरिया के अंतर्गत आते हैं। याद करने का तरीका क्या होगा, मैप लीजिए और फिल कर लीजिए, आपकी ज्योग्राफी, आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी हो जाएगी राजस्थान के लिए। मगरा क्षेत्र विकास कार्यक्रम, मगरा कहते किसको है, ऐसा राजस्थान का वो हिस्सा जो दक्षिण मध्य पहाड़ी क्षेत्र से घिरा हुआ है। इसके अंदर कौन से जिले आते हैं, अजमेर, भीलवाड़ा, पाली, चित्तौड़गढ़, राजसमंद, और जनजाति बहुल इलाका है, लेकिन वो उसके अंदर एक्सप्लिसिटली शामिल नहीं है, वो मगरा क्षेत्र विकास कार्यक्रम में आएगा। ये भी 2005-06 से चलने वाली बहुत पुरानी स्कीम है।
आगे देखते हैं। तो फिर कौन सी स्कीम नहीं है? बायोफ्यूल प्राधिकरण, ये भी 2007 से किया गया है। 2007 में राज्य सरकार द्वारा राज्य में बायोफ्यूल नीति घोषित कर अलग से बायोफ्यूल प्राधिकरण का गठन किया गया। तो इसको आप चाहें तो हाईलाइट कर सकते हैं। बायोफ्यूल प्राधिकरण का गठन, 12 जिले कौन से? 12, बांसवाड़ा, भीलवाड़ा, बूंदी, चित्तौड़, डूंगरपुर, झालावाड़, कोटा, राजसमंद, सिरोही, उदयपुर और प्रतापगढ़। तेलिए रतन जोत और तेलिए पौधे, आपने देखा होगा बहुत सारे लोगों ने रतन जोत लगाया, बड़ा भी हुआ लेकिन उसे खरीदार नहीं मिले। तो पॉलिसी चेंज होती रहती है। अभी इथेनॉल के ऊपर ज़्यादा फोकस है क्योंकि इथेनॉल की ब्लेंडिंग पेट्रोल के साथ हो सकती है, तो ये थोड़ी पीछे रह गई है स्कीम। अगला है राजस्थान बंजर भूमि चारागाह विकास बोर्ड। इसको 22 दिसंबर 2016 को पुनर्गठित किया गया है। सांसद आदर्श ग्राम योजना, ये देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है, विभिन्न 8 चरणों में 148 ग्राम पंचायतों का चयन माननीय सांसदों द्वारा किया गया है। और बेसिकली इसमें टारगेट ये है कि वहीं के जो संसाधन है उनका एकीकरण किया जाए और उस पर्टिकुलर ग्राम पंचायत की जो लोकल नीड है उनको एड्रेस किया जाए। मुख्यमंत्री आदर्श ग्राम पंचायत योजना, ये योजना के प्रथम चरण में 196 आदर्श ग्राम पंचायतों का चयन माननीय विधायकों द्वारा किया जा चुका है। और उसका क्या, द्वितीय चरण में 97। द फिगर इज रिड्यूसिंग टू हाफ बिकॉज हर प्रायोरिटी वॉज लिटिल डिफरेंट। वी हैड कोविड इन प्लेस, तो कोविड से फाइट करते हुए 2.5 साल हो गए हैं, तो ये जो चयन था ये भी आधा हो गया है। 196 को अगर आप याद रखना चाहते हो तो 196 का 1 उठा करके 96 में जोड़ दो, 97 नेक्स्ट फेज के लिए, लेकिन इसमें सवाल आएंगे नहीं। स्मार्ट विलेज, कोई क्वेश्चन ही नहीं सवाल आने का। हम बात करते हैं महात्मा गांधी आदर्श ग्राम पंचायत योजना। ये थोड़ी रिलेटिवली न्यू है, इसको देख सकते हैं। महात्मा गांधी की जयंती वर्ष 2019 के अवसर पर 27 नवंबर 2019 को प्रारंभ की गई योजना है। इसके अंतर्गत करना क्या चाह रहे हैं ये कि प्रत्येक जिले का एक गांव आप सेलेक्ट कीजिए और उसमें गांधीवादी मूल्यों के अनुसार विकसित कीजिए उसको। गांधीवादी मूल्य मतलब गांधी जी कहते थे कि ना ट्रस्टी समझो अपने आप को सारे रिसोर्सेज के लिए, आप यहाँ क्या लेके आए थे और क्या छोड़ के जा रहे हो, इट इज़ जस्ट इररिलेवेंट। द ओनली थिंग इज कि आप उतना ही उपभोग कीजिए जितना आपके लिए पर्याप्त हो। दूसरा वो कहते थे कि ना दे शुड बी अ पुलिस लेस स्टेट, यानी सभी आदमी इतने सेल्फ डिसिप्लिन हो कि पुलिस की आवश्यकता ही नहीं हो। तो ग्राम स्वराज का जो उनका कॉन्सेप्ट था उस कॉन्सेप्ट को इम्प्लीमेंट करने की बात की गई है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसको 27 नवंबर 2019 को लॉन्च किया था। अब कर क्या रहे हैं इसके अंतर्गत? परिवार कल्याण कार्यक्रम, गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाओं के लिए पोषण, स्वास्थ्य के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रमों के सहयोग, बच्चों के स्वास्थ्य की स्पेशल जांच और टीकाकरण, नशा मुक्त समाज की स्थापना और शिक्षा और कौशल प्रशिक्षण। क्योंकि महात्मा गांधी कहा करते थे कि जो हमारी बुनियादी शिक्षा है वो कौशल विकास से संबंधित होनी चाहिए। हुनर सिखाइए लोगों को ताकि वो हमेशा इंडिपेंडेंट बने रहें। अगला है पंचायती राज। अब इस पंचायती राज में 24 अप्रैल को हम पंचायती राज दिवस मनाते हैं। कब? नागौर में 2 अक्टूबर 1959 से इसकी स्टार्ट की गई थी। दिस ऑल इज हिस्ट्री। व्हाट इज इम्पॉर्टेंट इज कि आपको त्रिस्तरीय व्यवस्था है, पॉलिटी में आपने पढ़ लिया होगा, और वैसे भी पॉलिटी हैज़ बीन रिमूव फ्रॉम वीडियो मेंस, है ना, पर आप ग्राम पंचायत के साथ में क्लोजली काम करेंगे, इसलिए आपको याद करने लायक बात क्या है? याद करने लायक बात यह है कि पंचायतों को जो पुरस्कार है वो किस किस को दिए गए। तो हर साल 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायत दिवस पर पंचायती राज मंत्रालय पुरस्कार देता है। दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सशक्तिकरण पुरस्कार के अंतर्गत प्रत्येक वर्ष उत्कृष्ट कार्य करने वाले राज्य की 1 जिला परिषद, 2 पंचायत समितियां और 5 ग्राम पंचायतें, उनको पुरस्कृत किया जाता है। तो 2021 में जो चयनित संस्थाएं हैं वो कौन कौन सी हैं वो दिखाते हैं, और दिखाते हैं मुझे खुशी हो रही है क्योंकि इनमें से एक मेरी है। जिला परिषद कोटा को पुरस्कार मिला, पंचायत समिति कोटड़ा उदयपुर को, और पंचायत समिति चढ़ावा जो कि मेरी है उसको मिला है पुरस्कार, और काफ़ी फ्रीक्वेंटली मिलता रहता है। अच्छा काम होता है वहाँ पर। इनफैक्ट जाना चाहिए देखने के लिए कुछ लोगों को कि किस प्रकार से ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करने की कोशिश की जाती है, और काफ़ी लोगों की बातों को एड्रेस किया जाता है। चीज़ें बॉटम टू टॉप अच्छी चल रही होती हैं। ग्राम पंचायत कौन कौन सी थी? 5 को मिलना चाहिए। तो 5 है त्योंदा,
पंचायत समिति खेतड़ी जिला झुंझुनू में। फिर ग्राम पंचायत 4 ANM चांदना पदमपुर जिला गन्नर से। फिर दूसरी पंचायत ग्राम पंचायत है थूर बड़गांव पंचायत समिति से जिला उदयपुर से। और निधेर कलां सेपऊ धौलपुर से। और बर पंचायत समिति रायपुर जिला पाली से। सो ये समझ लीजिए तो आपको रट्टे मारने ही होंगे। कोटा जिला परिषद, 2 पंचायत समिति में कोरडा उदयपुर और चिड़ावा झुंझुनू और 5 ग्राम पंचायतें। अब इन 5 ग्राम पंचायतों को याद करने के लिए आप कोई भी निमोनिक बना लीजिए, ट्रिक बना लीजिए, तुक्का बना लीजिए, कुछ भी कह लीजिए उसको, इनके फर्स्ट नेम्स भी याद कर लेंगे तो भी आपका काम बन जाएगा। अब बात करते हैं अन्य और कौन से पुरस्कार उस दिन दिए जाते हैं 24 तारीख को ही। तो एक है नानाजी देशमुख राष्ट्रीय गौरव ग्राम सभा पुरस्कार, ये भोजाचर पंचायत समिति झुंझुनू को मिला। दूसरा बाल हितैषी ग्राम पंचायत पुरस्कार, ये किसको मिला? ग्राम पंचायत मिंडा पंचायत समिति नावा नागौर को। और ग्राम पंचायत विकास योजना के अंतर्गत ग्राम पंचायत अड़वड़ पंचायत समिति मुंडवा जिला नागौर को 5 लाख रुपए से पुरस्कृत किया गया। तो ये सारे वो पुरस्कार हैं जो कि मैं कह सकती हूँ थोड़े करंट अफेयर से रिलेटेड हैं। ऑल्दो 24 अप्रैल निकल चुका है, लेकिन ये आर्थिक समीक्षा के हिसाब से करंट अफेयर्स हैं। 24 अप्रैल 2022 को जिनको पुरस्कार मिला है वो आपको जरूर याद करने हैं। अगला है अंबेडकर भवन बनाने हैं। अंबेडकर भवन कहाँ बनाने हैं? बजट में मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की थी कि नगर निगम, नगर परिषद और नगर पालिका मुख्यालयों को छोड़कर बाकी सभी ग्राम पंचायत समिति मुख्यालयों पर अंबेडकर भवन बनाया जाएगा। और उसके अंतर्गत 140 पंचायत समितियों को उन्होंने चुना और इसके लिए अनुमानित राशि करीब क्या 50 लाख रुपए में हर उस पे भवन की लागत के बारे में कहा गया है। इस पे कई जगह काम शुरू हो गया और कभी अभी पेंडिंग है। ग्रामीण सड़कें नीड नॉट रिमेंबर एट ऑल। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना काफ़ी पुरानी है, गाँवों को कनेक्ट किया है उन्होंने शहरों के साथ में। इसका फेज 3 के अंतर्गत 8,662 किलोमीटर लंबाई की मुख्य ग्रामीण सड़कों का चयन करके उनका उन्नयन और सुदृढ़ीकरण किया गया है। आगे याद करने की ज़रूरत है नहीं। ग्रामीण विद्युतीकरण, इसके अंतर्गत दिसंबर 2021 तक 43,201 गाँवों को हमने कनेक्ट कर दिया है। दिस इज़ व्हाट वांट टू टेल। और ढाणियाँ कितनी? 1.14 लाख ढाणियों को भी कनेक्ट कर लिया गया है। और राजस्थान में कितना प्रतिशत विद्युतीकरण हो चुका है, ये फिगर इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। 93.97 लाख ग्रामीण परिवारों को विद्युत कनेक्शन उपलब्ध कराए गए हैं। फिर भौगोलिक संकेतों के लिए कौन काम करता है? तो इनके लिए रूडा काम करता है। चमड़ा, ऊन, वस्त्र एवं लघु खनिज इसके प्राइमरी सेक्टर्स जिन पे काम करता है। और कौन कौन को किस किस को मिल चुका है वो है पोखरण पोट्री, पोखरण की पोट्री, ब्लू पोट्री फ्रॉम जयपुर, कोटा डोरिया, सांगानेर, बगरू का हैंड प्रिंट। और इनके लिए रूडा ने जीआई संकेतक प्राप्त किया है, ये लिखा हुआ है। और ये खत्म हो गया चैप्टर वाज सो स्मॉल इजंट इट। आप कंपेयर करके देखना अपने आर्थिक समीक्षा के प्रिंट आउट से, इट्स वेरी स्मॉल एंड इट कंटेन्स, इसमें वो सारी जानकारी जो आपको चाहिए हो सकती है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। एंड वंस अगेन इट इज़ नॉट अ पेड प्रमोशन, आई एम सॉरी, किसी को ऐसा लगता है तो इट्स नॉट अ पेड प्रमोशन। आई टेल यू द नेक्स्ट, विल डिस्कस द नेक्स्ट चैप्टर ऑल्सो, चैप्टर 6। ऑल्दो बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है पर उद्योग आपके सिलेबस में लिखा हुआ है। आप उद्योगों के लिए क्या याद कीजिए, लक्ष्य की बुक या फिर पेनोरमा की बुक आपके पास होगी, या दक्ष पब्लिकेशन की जो भी बुक है आपके पास में, उसमें लिखा हुआ है कि जो सबसे पुरानी 4-5 मिल्स थी उनका खुलने का क्रम कौन सा था, सहकारी पहली मिल कौन सी थी, ऐसे क्वेश्चन उसमें बहुत सारे हैं, वो सब याद कीजिए। उसके अलावा उद्योगों में आप देखिएगा कि ना सीमेंट के उद्योग कौन कौन से कहाँ हैं, मैच द फॉलोइंग वाले आ जाएंगे, जिले का नाम आ जाएगा, सीमेंट उद्योग का नाम आ जाएगा, ऐसे क्वेश्चन आने की बहुत ज़्यादा संभावना होती है। फिर राष्ट्रीय जो उपक्रम है राजस्थान में वो 6 या 7 उपक्रम ही हैं, आपको उनके नाम और उनके एड्रेसेस पता होने चाहिए। ये मैं वो सारे क्वेश्चन आपको बता रही हूँ जो कि आपसे पूछे जा सकते हैं उद्योगों के संदर्भ में। यहाँ हम क्या बात करेंगे, आर्थिक समीक्षा जो चैप्टर दिया हुआ है औद्योगिक विकास, उसकी समरी, ये हम बात कर चुके थे। कितना योगदान है प्रचलित मूल्यों पर और स्थिर कीमतों पर, वो सब कुछ कंट्रीब्यूशन इट इज़ ऑलरेडी डन। हम ये भी बात कर चुके हैं, अच्छा हमने ये बात नहीं की थी कि राजस्थान में से पेट्रोलियम
है, कितना परसेंट पेट्रोलियम निकलता है, तो यहाँ वो आएगा। देश के कुल उत्पादन का करीब 20% हमारे यहाँ निकलता है। देश में करीब 30 लाख मिलियन मीट्रिक टन 30 MMT निकलता है, उसमें से 6 लाख हमारे यहाँ निकलता है। तो उसको वो जो है वो करीब 20% है। फर्स्ट नंबर पे कौन है? अच्छा, वी स्टैंड सेकंड, हम सेकंड आते हैं। फर्स्ट कौन है? बॉम्बे हाई। फिर प्रमुख खनिज कौन कौन से हैं हम बात कर चुके हैं। 82 टाइप के खनिज है, 57 को हम निकालते हैं, और ये हम बात कर चुके हैं। एकमात्र कौन सा है, अग्रणी कौन किस किस में है, वो सब कुछ हो चुका है। हम ये भी बात कर चुके हैं कि राज्य से निर्यात होने वाली 5 टॉप वस्तुएं कौन कौन सी है, और टोटल राजस्व हम कितना कर चुके हैं। इनफैक्ट तो हम वो बात कर चुके हैं। अब हम बात करते हैं औद्योगिक परिदृश्य। नथिंग इज इम्पोर्टेंट, इसका सारे इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। लेट्स गो टू द नेक्स्ट पेज। औद्योगिक क्षेत्र का प्रचलित एवं स्थिर मूल्यों पर सकल राज्य मूल्य वर्धन यानी GSVA, ये फिगर से थोड़ा देख लीजिएगा आप। ये फिगर प्रचलित मूल्यों पर, स्थिर मूल्यों पर, और इनकी परसेंटेज ग्रोथ, ये 4 फिगर इंपॉर्टेंट है। ऑल्दो वी हैड ऑलरेडी डिस्कस्ड इट जब हमने समरी बात की थी, यानी जो पहला वीडियो बनाया था आर्थिक समीक्षा का, बट स्टिल इस पूरे इसमें सिर्फ ये 4 फिगर्स इंपॉर्टेंट है। अगला हम देखें तो किस किस का कितना योगदान है, अग्रिम अनुमानों के हिसाब से योगदान है। तो ये परसेंटेजेस दिए हुए हैं। ये परसेंटेजेस आई डोंट थिंक दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों? क्योंकि खनन का 11.26%, विनिर्माण का करीब 40%, और विद्युत गैस जलापूर्ति और अन्य उपयोगी सेवाओं का 12.78% और निर्माण का 35%। रफ एस्टिमेट्स को देख सकते हैं, बट इट इज़ नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, आई शैल नॉट रिकमेंड इट। इम्पॉर्टेंट है औद्योगिक उत्पादन सूचकांक कितना है, इसको हम फर्स्ट जो वीडियो था उसमें देख चुके हैं। स्टिल यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, तो उसको अपन 100 वो कर लेते हैं, हाईलाइट कर लेते हैं। यहाँ मिलेगा ये रिवाइज एस्टिमेट के साथ में, इट इज 133.91। सामान्य सूचकांक है 131.33। आपको ये फैक्ट फिगर याद करना है। अंडू है, अंडू आपको याद करना है सिर्फ ये वाला 131.33, ये वाला फिगर इंपॉर्टेंट है आपके लिए, और यही सवाल पूछा जा सकता है सिर्फ। आई होप चीज़ें आपको क्लियर हो रही होंगी, कुछ कुछ समझ में आ रहा होगा कि क्या पढ़ना चाहिए और क्या नहीं पढ़ना चाहिए। अननेसेसरी, अच्छा हम निर्यात में पढ़ चुके हैं, निर्यात की समरी हम देख चुके हैं, वो टॉप 5 चीज़ें देख चुके हैं। सवाल कैसा बनेगा, इनमें से कौन सा शामिल नहीं है, घटते हुए क्रम में, बढ़ते हुए क्रम में जो चाहिए। निर्यात में आपको ये बात मैं बता चुकी हूँ कि 62.55 जो इंडिकेटर था उसके ऊपर हमारा स्कोर 65.22 था, और हम लैंडलॉक्ड स्टेट्स की कैटेगरी में शीर्ष स्थान प्राप्तकर्ता के रूप में आते हैं। अब हम बात करते हैं टोटल निर्यात का मूल्य कितना था, फर्स्ट वीडियो में बात कर चुके हैं, फिर भी इट वॉज 52,764 करोड़ रुपए। आगे बात करते हैं 29 जुलाई 2021 को एक अनूठी पहल मिशन निर्यातक मनो प्रारंभ किया गया। उक्त मिशन के अंतर्गत राज्य के विभिन्न जिलों में स्थित औद्योगिक इकाइयों के आधार पर नवीन निर्यातक बनाने हेतु लक्ष्य आवंटित किए गए, पता नहीं कितने अटेन किए गए। अब बात करते हैं रिप्स योजना शुरू की गई थी, राजस्थान निर्यात पुरस्कार योजना 2019 लागू की गई, जिसके अंदर 15 श्रेणियों में 32 पुरस्कार दिए जाते हैं। ये भी एक ठीक स्कीम थी। मैं देखना चाह रही हूँ रिप्स कहाँ आएगा थोड़ा आगे। ये उद्योग एवं वाणिज्य विभाग 36 जिला, अच्छा हाँ, ये इसमें से एक क्वेश्चन एक बार RSP में भी आया था, जो हमारा इंडस्ट्रीज एंड कमर्शियल डिपार्टमेंट है, उसमें कई बार ये पूछा जाता है कि वर्तमान उद्यमियों को इनपुट प्रोवाइड करने के लिए उनको कोई चीज़ की ज़रूरत हो, उनको रजिस्ट्रेशन करवाना हो, तो आपके पास में डिसेंट्रलाइज्ड व्यवस्था होनी चाहिए। नॉट एवरीबडी शुड कम टू जयपुर। तो सवाल ऐसा आता है कि कितने जिला उद्योग केंद्र हमारे पास में हैं, तो हमारे पास में जिले तो 33 हैं, लेकिन 36 जिला उद्योग केंद्र हैं, और उपकेंद्र कितने हैं, वो 8 हैं। इसमें एक बार RSP में सवाल आया था, और ये एक अच्छा सवाल है क्योंकि ट्रिक कर देता है। 33 जिले हैं, 36 केंद्र हैं, इसलिए। फिर हम बात करते हैं, यस हियर इट कम्स, राजस्थान इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट या इंडस्ट्रियल प्रमोशन पॉलिसी, तो दैट इज रिप्स पॉलिसी। इसके अंतर्गत ये इसको आपको अच्छे से निवेश प्रोत्साहन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन पॉलिसी कि इन दोनों को आपको अच्छे से देखना पड़ेगा, क्योंकि ये दोनों ही फ्लैगशिप स्कीम्स के तहत पे हैं और काफ़ी अच्छा रिजल्ट भी दे रही हैं। औद्योगिक विकास नीति के अंतर्गत तो क्या कहा कि हम एक मजबूत इकोसिस्टम बनाएंगे, उसके लिए सतत संतुलित समावेशी और पर्यावरण अनुकूल औद्योगिक विकास करेंगे।
आधारभूत संरचना और रोजगार के अवसर सृजित करेंगे। और इस दृष्टिकोण से 1 जुलाई 2019 को औद्योगिक विकास नीति 2019 लागू की गई। तो ये तो है हमारी इंडस्ट्री पॉलिसी। ये है इन्वेस्टमेंट प्रमोशन स्कीम। इस स्कीम के अंतर्गत हम क्या कर रहे हैं, इसको शॉर्ट में पॉपुलरली इसको राजस्थान इन्वेस्टमेंट प्रमोशन स्कीम RIPS कहा जाता है, रिप्स। कई लोग आपको ना इसको सिर्फ रिप्स बोलते हुए सुनेंगे। कब से लागू की गई? 17 दिसंबर 2019 से। और इसके प्रावधान क्या क्या हैं, यहाँ तो फिर भी कम प्रावधान लिखे हुए हैं। आप एक बार इसको गूगल कीजिएगा या जो भी आपके पास करंट अफेयर्स की मैगजीन है या स्कीम्स वाली मैगजीन है, उसको डिटेल से पढ़ लीजिएगा, जिसमें लिखा हुआ है कि हम 7 सालों के लिए आपसे स्टेट GST का 100% तक पुनर्भरण कर देंगे, आप तो सिर्फ इन्वेस्टमेंट करो। दूसरा, हम आपसे विद्युत कर नहीं लेंगे, स्टाम्प ड्यूटी नहीं लेंगे, मंडी शुल्क में भी 100% आपको छूट दे देंगे। इस योजना के अंतर्गत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति उद्यमियों को प्रोत्साहित करने के लिए डॉक्टर BR अम्बेडकर विशेष पैकेज का भी प्रावधान किया गया है। और स्कीम काफ़ी बड़ी है, इसको आप प्लीज़ डिटेल में ज़रूर पढ़ना। CSR के लिए यहाँ सिर्फ वो लिखा हुआ है कि CSR में काम क्या करना होता है। तो नियम है कि लास्ट 3 साल का जो आपका प्रॉफिट है उसका 2% आपको कोई ऐसी एक्टिविटीज़ में देना हो जो सामाजिक उत्तरदायित्व वाली वो चीज़ें हैं। आधारभूत विकास कुछ नहीं पढ़ना है, लघु विकास केंद्र भी नहीं पढ़ने हैं। RFC ये देख लीजिएगा कब इसकी स्थापना हुई और कितने करोड़ रुपए तक का लोन दे सकता है। तो इसकी स्थापना तो हुई 1955 में और 20 करोड़ रुपए तक का लोन ही दे सकता है। इससे बड़े लोन जो देना होता है वो RICO देता है। अब बात करते हैं दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर। मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगी कि दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर आपको करंट आर्थिक समीक्षा के बजाय जो आपके पास में बुक पड़ी है जिसमें स्कीम्स लिखी हुई वहाँ से पढ़िए, ताकि आपको भिवाड़ी खुशखेड़ा वाला जो रूट है या फिर जो हमारा इन्वेस्टमेंट जोन है, इंडस्ट्रियल जोन है, उसमें आने वाले सारे जिलों के नाम भी याद हो जाएं, क्योंकि उस पर सवाल बनने की संभावना अच्छी है। एक्चुअली ये जो डेडिकेटेड फ्रीट कॉरिडोर है इसका 38% भाग राजस्थान से निकल रहा है और ये ह्यूज पोटेंशियल है इसके अंदर ग्रोथ का। इसके आसपास के करीब 150 किलोमीटर लेफ्ट और राइट में, यानी इतने लंबे पैच में इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट और कनेक्टिविटी और फीडर कनेक्टिविटी देने की प्रोविजंस हैं। तो ये जो मैंने जो कुछ भी बोला इट इज़ अवेलेबल हियर। 1504 किलोमीटर लंबी योजना है जिसका 38% भाग राजस्थान से गुजरेगा। इस महत्वाकांक्षी बुनियादी ढांचा परियोजना है जिसके अंतर्गत 150 किलोमीटर के प्रभाव क्षेत्र को डेवलप किया जाएगा। और इसके प्रथम चरण में खुशखेड़ा, भिवाड़ी और नीमराना क्षेत्र निवेश क्षेत्र यानी इन्वेस्टमेंट जोन है। और दूसरा में क्या कौन सा जोन है? जोधपुर, पाली, मारवाड़ औद्योगिक क्षेत्र। दिस इज इन्वेस्टमेंट जोन एंड दिस इज इंडस्ट्रियल जोन। बस ये याद रखना आपको। फिर ये नहीं आएगा। खनन क्षेत्र हम पढ़ चुके हैं। अच्छा, खनन में आपको क्या याद रखना है? ये तो हम बता चुके हैं कि किसका एकमात्र उत्पादक है, किसका प्रमुख उत्पादक है, किसमें अग्रणी उत्पादक है, वो सब हम बात कर चुके हैं। हम इसमें क्या बात करना चाह रहे हैं, जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये, तेल एवं प्राकृतिक गैस के अंतर्गत आने वाले हमारे जो 4 बेसिन्स हैं वो आपको याद करने हैं। वो क्यों याद करने हैं? ये देखो, पहली बात तो भारत देश में विश्व का करीब 5% कच्चा तेल खपत होता है, यानी हम कच्चे तेल के सबसे बड़े उपभोक्ता हैं। दूसरी बात ये, राजस्थान में 20%, भारत पूरे भारत का 20% उत्पादन करते हैं। तीसरी बात, करीब 6 MMT उत्पादन करते हैं। चौथी बात ये कि सिर्फ 16% ऑफ डोमेस्टिक यूसेज हम खुद बना पाते हैं, बाकी हम 84% इम्पोर्ट करते हैं। ये सारे यहाँ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स दिए हुए हैं, आपको याद ये करना है। जो राजस्थान के जो 4 पेट्रोफेरस बेसिन्स हैं, यानी जहाँ से हम पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स निकालते हैं, उनके नाम ये हैं। ये करीब 1.5 लाख वर्ग किलोमीटर के अंतर्गत और 14 जिलों में फैले हुए हैं। आई रिपीट, राजस्थान के पेट्रोलियम उत्पादक जो क्षेत्र हैं उनको हम 4 जोन्स में बांटते हैं, जिनको पेट्रोफेरस बेसिन्स, पेट्रोलीफेरस बेसिन्स कहते हैं। 1.5 लाख वर्ग किलोमीटर में फैले हुए हैं और 14 जिले इनको कवर करते हैं। कौन कौन से हैं? बाड़मेर सांचौर बेसिन जिसके अंदर बाड़मेर और जालौर जिले आते हैं। जैसलमेर बेसिन जिसके अंदर जैसलमेर जिला है। बीकानेर नागौर बेसिन के अंदर बीकानेर, नागौर, गंगानगर, हनुमानगढ़ और चूरू जिला है। और जो विंध्यन बेसिन है इसके अंदर कोटा, बारा, बूंदी, झालावाड़ जिले और भीलवाड़ा और चित्तौड़गढ़ जिले का कुछ हिस्सा शामिल है। तो आई होप ये चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। अब आगे बात करते हैं
कई बार इसमें सवाल आ भी चुका है, और अगर आपका किस्मत रही तो फिर से सवाल आ जाएगा। वो सवाल है राजस्थान रिफाइनरी परियोजना, यानी HPCL के साथ जो हमारी रिफाइनरी की महत्वाकांक्षी परियोजना है उसके बारे में। इट टॉक्स अबाउट हमारा जो प्रतिशत है वो 74:26 है, 74 HPCL का और 26% हमारा। और कुल कितने लाख करोड़ की योजना है ये 43,129 करोड़ रुपए की परियोजना है। और कहाँ बनेगी? पचपदरा जिला बाढ़ में। इनफैक्ट इसका काम बहुत प्रगति पे काफ़ी आगे बढ़ चुका है। इसका शुभारंभ, इसके परियोजना कार्य का शुभारंभ 16 जनवरी 2018 को किया गया। पहले आवाज में को भूल जाना, जो डेट लिखी है बस उसी को याद रखना है। 16 जनवरी 2018 को इसका शुभारंभ किया गया। श्रम याद नहीं करना है। एंड आई गेस वी आर डन। यस वी आर डन, खत्म हो गया हमारा स्किल इंडिया प्रोग्राम। सो इसके साथ में मुझे लगता है कि मेजर कंपोनेंट्स ऑफ आर्थिक समीक्षा मैंने पूरे कर दिए हैं। फिर भी आपके लिए कुछ होमवर्क छोड़ के जाती हूँ। वो होमवर्क क्या है? पहली बात तो ये कि आप प्लीज़ याद कीजिए एक्सटर्नली फंडेड प्रोजेक्ट, हिंदी में क्या कहते हैं इसको, हाँ, बाह्य सहायता प्राप्त जो प्रोजेक्ट है हमारे, ये थोड़ा सिस्टम प्लस ठीक काम नहीं करना है, मैं बोल देती हूँ, आप लिख लीजिएगा। एक्सटर्नली फंडेड प्रोजेक्ट जो नहीं इंटरनेशनल एजेंसीज राजस्थान में चला रही हैं, उन प्रोजेक्ट्स के नाम आपको अच्छे से पता होने चाहिए। ये RPSC का या स्टेट जो मिनिस्ट्रियल सिलेक्शन बोर्ड है उसके फेवरेट क्वेश्चंस में शामिल होता है कि वर्ल्ड बैंक के कौन कौन से प्रोजेक्ट चल रहे हैं, IFARDI के कौन से प्रोजेक्ट चल रहे हैं, जापान की जो इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी है उसके कौन कौन से प्रोजेक्ट चल रहे हैं, फ्रेंच एजेंसी से कौन से प्रोजेक्ट चल रहे हैं, इसराइल के साथ कौन से प्रोजेक्ट चल रहे हैं। तो ये अच्छा, इनफैक्ट नए नाम और जुड़ गए हैं, न्यू डेवलपमेंट बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक। तो आप प्लीज़ इनको ज़रूर पढ़िए, 1-on-1 कॉरेस्पॉन्डेंस से याद कीजिए, कोई भी ट्रिक बनाइए, और अगर आपको से नहीं बनती है तो आई ट्राई टू मेक इट फॉर यू, मैं शेयर कर लूँगी। इसके साथ में चैप्टर ख़त्म हो जाता है। और इनफैक्ट बजट की घोषणाएं कुछ और हैं, उसके लिए मैं कुछ स्क्रीनशॉट्स इस बुक के भी आपके साथ में शेयर कर दूँगी। और ये बुक इज़ लार्जली अवेलेबल इन मार्केट और बहुत सस्ती सी किताब है, बिल्कुल महंगी नहीं है। अगर किसी को खरीदनी हो तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। बट मोस्ट इंपॉर्टेंट इज़ अपनी तैयारी इस हिसाब से कीजिए कि आपके पास रिवीजन के लिए कुछ ही पेज हो, और जो एग्जाम से जस्ट पहले भी आप रिविजन करके जाएंगे तो आई एम श्योर आपको याद रहेंगे। वीडियो प्रीलिम्स की तैयारी करने वाले जो कैंडिडेट्स थे उन्होंने बड़ी संख्या में मेरी टेस्ट सीरीज को सब्सक्राइब किया, और अभी करंटली 1800 से ज़्यादा लोग, क्योंकि मैंने अनाउंस किया था कि 1058 लोग जिनको हमने फ्री में टेस्ट सीरीज़ दी है, उसके बाद में भी इतने सारे मैसेजेस आए कि मैम हमने टेस्ट दिया था, आप वेरीफाई कर लो, ये मेरा एडमिट कार्ड है, ये मेरा रिजल्ट कार्ड है, और स्टफ़ लाइक दैट। तो करीब 1800 लोगों को हमने फ्री में टेस्ट सीरीज़ दी है, वीडियो मेंस वाली। वीडियो मेंस की लेटेस्ट सिलेबस के हिसाब से टेस्ट सीरीज़ अवेलेबल है। जब आप ये देख लीजिए कि जब वहाँ करीब 6-7 हज़ार में से 1800 लोग सेलेक्ट हो गए हैं, तो यहाँ जो टेस्ट सीरीज़ अभी चल रही है इसमें से कितने लोग सेलेक्ट होंगे, बहुत अच्छी पॉसिबिलिटी है। इनफैक्ट कल LDC का रिजल्ट आया है, राजस्थान हाईकोर्ट LDC एग्जामिनेशन का, एंड आई एम सो हैप्पी टू टेल यू दैट आई रिसीव मोर देन 150 मैसेजेस कि मैम थैंक यू सो मच, मेरा सिलेक्शन हो गया है। ये बात मजाक की नहीं है, ये बात सच है। मैं ये नहीं कह रही कि मैं बेस्ट टेस्ट सीरीज बनाती हूँ, नो, बेस्ट बात यह है कि आप मेहनत करते हैं, आप विश्वास करते हैं, आप गलतियाँ करते हैं और आप अपनी गलतियों से सीखते हैं। तो बस बने रहिए, अभ्यास करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।